मॉस्को में पीएम मोदी के 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। हवाई अड्डे से शुरू हुआ जश्न का सिलसिला थमा ही नहीं। कभी पीएम मोदी के स्वागत में विदेशी जमीन पर गरबे के रंग बिखर रहे थे, कभी ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कभी भारतीय नृत्य संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। कभी राष्ट्रपति पुतिन गले लगाकर परम मित्र का स्वागत करते दिखे, तो कभी खुद से ड्राइव करके कार्ट पर पीएम को सैर कराते। दोस्त के घर 2 दिन के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भारत रूस दोस्ती का मतलब और मकसद दोनों जाहिर किया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। रूस और पुतिन के साथ भारत और मोदी की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के सद्भाव का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत सत्कार के हर पल में नजर आई। प्रियत मॉस्को, काग देला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री का ये रूस दौरा कितना अहम है, ये इसी से जाहिर होता है कि दौरे के पहले ही दिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर दिया। इसी दौरान अनौपचारिक बातचीत में वो बुनियाद पड़ी जिस पर प्रतिनिधि दल के स्तर तक सहमति के आसार हैं। लेकिन अनौपचारिक बातचीत को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई। बहुत गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले। उस समय जो चर्चा हुई और कई घंटों तक वो चर्चा चली, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि इन भारतीयों को बरगला कर यहां लाया गया था और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, तो उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजना चाहिए, ये भारत की प्राथमिकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इन सभी भारतीयों को भारत वापस भेजा जाएगा। खास बात यह है कि भारत से झांसा देकर युद्ध में झोंके गए भारतीयों की वापसी से भारत दुनिया के सामने 2 संदेश साफ तौर पर रख पाएगा। एक तो ये कि भारत की धरती बुद्ध का संदेश देती है, युद्ध का नहीं। जैसा कि उत्तर कोरिया एलानिया तौर पर यूक्रेन युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिए अपने विशेषज्ञ सैनिक भेज रहा है। दूसरा ये कि भारतीयों के साथ दुनिया की कोई ताकत नाइंसाफी नहीं कर सकती। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी और ये हिंदुस्तानी दिल के लिए इंडिया फर्स्ट सबसे बड़ा ध्येय है। वरना एक तरफ जब मोदी और पुतिन मिल रहे हैं तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिस मंच पर मौजूद अमेरिका भी भारत से ही उम्मीदें रख रहा है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के समावेशी सतत विकास और विश्व शांति का संदेश ही है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस रूस के खिलाफ पूरा पश्चिम खड़ा है, उसी रूस के मॉस्को से उड़ान भरकर पीएम मोदी का प्लेन वियना पहुंचेगा, जो रूस की हरकतों से खार खाए बैठा है। दरअसल आज का हिंदुस्तान भी विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान का संदेश देने की शक्ति रखता है। G20 जैसे मंच पर भारत ने ये साबित किया है। यही वजह है कि आज बहुध्रुवीय होते जा रहे विश्व में एक बड़ा ध्रुव बनकर भारत तैयार हो रहा है और उसकी अनदेखी ना तो अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप और न रूस। गौरव सावंत, मॉस्को, आज तक। बम बंदूक गोलियों के साथ शांति संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में वार्ता नहीं की जा सकती। तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरी खरी अपनी बात कही है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खुले मन से रूस के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार भी किया है। सीधे रुख कर लेते हैं मॉस्को का ग्राउंड जीरो से। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर थी, खासतौर से अगर अमेरिका की बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से भी तमाम मुद्दों पर अपनी दो राय रखी गई थी। इस मुलाकात को लेकर आपत्ति भी जताई गई,
लेकिन आज जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं व्लादिमीर पुतिन के सामने, सभी इसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम कोई एक ऐसा रास्ता बने कि युद्ध से शांति की दिशा में ये दोनों ही देश रूस और यूक्रेन अग्रसर हों। गौरव, चित्रा, यहां दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर संभव शांति प्रयास में मदद करने को तैयार है। शांति प्रयास कैसे होगा? भारत ने यह कहा है कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं आ सकती, तो इसके लिए शांति तलाशने की आवश्यकता है और भारत उसमें सहयोग करेगा। खासी तो और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बीती रात लगभग 4 से 5 घंटे उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई, यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे का मत समझा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस बात की आस है कि शांति का रास्ता खुलेगा। अब देखना यह है कि अगर शांति की पहल यहां से होती है तो क्या यूक्रेन और नेटो देश जो इस समय यह चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दिए जाएं या ना दिए जाएं और कितनी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए जाएं, तो क्या इससे शांति आएगी? दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा, भारत और रूस के संबंध, और आप रूस से रिपोर्ट कर चुकी हैं तो आप इसको समझती हैं कि भारत और रूस के जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, परंपरागत संबंध है, दशकों से चले आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध तो महज 2 साल पहले, 2.5 साल पहले शुरू हुआ है, इसीलिए भारत और रूस के संबंधों को यूक्रेन के चश्मे से देखना गलत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि चाहे वो फूड हो, फ्यूल हो या फर्टिलाइजर हो, तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत जैसे विकासशील देश को और आगे ले जाने के लिए। दुनिया में इस समय सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है और उसमें रूस से आने वाले ईंधन की प्रमुख भूमिका रही है। भारत के किसानों को जो मदद मिली है वो यहां से जो फर्टिलाइजर आता है उसकी वजह से है, जो अनाज यहां से आता है उससे दुनिया के विकासशील देशों की मदद होती है। तो अगर युद्ध में सब अलग थलग कर दे रूस को तो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, खासतौर पर विकासशील देशों को। अब इस बातचीत से द्विपक्षीय तौर पर किस तरह से विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, यह अगले चंद घंटों में साफ हो जाएगा जब यह वार्ता समाप्त होगी। कब तक इस वार्ता के समाप्त होने की उम्मीद की जाए जो प्रतिनिधि स्तर पर इस वक्त चल रही है? गौरव, जी हां, इस समय देखिए जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें प्रधानमंत्री के स्तर पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद, बायलैटरल समिट के बाद, उसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, क्योंकि दोनों ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक अपने डेलीगेशंस को फिर दिशा निर्देश देंगे कि किन किन क्षेत्रों में उन्हें कितना आगे बढ़ना है। फिर जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो जाएंगी उसके बाद MOU साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मैंने जो ये सुना है सूत्रों के मुताबिक कई क्षेत्रों में सहयोग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो 2 बड़ी बातें अभी तक निकल कर आई हैं वो ये है कि कजान और याकितारिनबुर्ग में 2 वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे और ये बड़ी बात है। कजान में आपको मालूम है ब्रिक्स समिट होने वाली है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दे दिया गया है। वहां भारत का कॉन्सुलेट खुलेगा, कजान के अलावा याकितारिनबुर्ग में खुलेगा, तो इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के पास आ जा सकेंगे। कनेक्टिविटी कॉरिडोर फार ईस्ट से जो खुल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो भारत के लोग फंसे हुए थे युद्ध के मैदान में उनको निकालने में रूस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित भारत वापस भेजा जाएगा। भारत का प्रयास अब यह है कि आगे से कोई बरगला के उन्हें लाके इस तरह युद्ध के मैदान में ना भेज दे, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मानव तस्करी जो लोग करते हैं तो उस पर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी ये भी हम आपको अगले चंद घंटों में बताएंगे। उम्मीद यही है कि कई सफलताओं के साथ ये जो बातचीत अभी प्रतिनिधि स्तर पर चल रही है उसका समापन हो। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुशांत जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस जो द्विपक्षीय वार्ता थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है PM स्तर की राष्ट्रपति के साथ, उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात आपको क्या नजर आई? मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात चित्रा जी वही है जो युद्ध के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला, वो पहले भी एक बारी बोल चुके हैं और ये छुपे छुपे नहीं खुले आम बोला है और इस बार भी। और मेरे ख्याल जो भारत की पोजीशन है इस मामले के ऊपर वही एक बड़ी सकारात्मक पोजीशन है, क्योंकि जो देखिए जो पश्चिमी देशों की पोजीशन है वो ये है कि रूस जो एक लिहाज से जिसका पलड़ा भारी है इस युद्ध में अभी तक,
उससे वो ये बोल रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, आप सब कुछ छोड़ के वापस चले जाइए, जो होगा नहीं। और जो भारत की पोजीशन है वो ये है कि भाई अगर आप रूस को इस तरीके से अलग थलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, उसको एक तरफ से आप तनखैया डिक्लेयर कर देंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं होगा, तो फिर इससे बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर आपने युद्ध को खत्म करना है, उस पर कोई समझौता करना है, बेशक आपको युद्ध विराम करना है, तो आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। और जिस तरह की पोजीशन पश्चिमी देशों ने ले रखी है, उससे तो ये युद्ध खत्म होता नहीं है। हमने ये बड़ा ओपनली जता दिया है सारे विश्व को कि देखिए, रूस के साथ हमारी एक मित्रता है, उस मित्रता के तहत हम कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो शायद नॉर्मली अगर आपकी ये मित्रता ना हो तो आप ना कर पाए। और ये बात को दर्शाया है कि मैं आपका मित्र होते हुए आपको ये नसीहत दे रहा हूं कि आप ऐसे राह पे चलें। और मुझे लगता है कि ये जो एक डिप्लोमेटिक कैपिटल या एक पॉलिटिकल कैपिटल जो है, उसका इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बनस्बत इसके जो पश्चिमी देश बोल रहे हैं कि आप गाली गलौज करें, आप उनको डांटें, फटकारें, उससे कोई बात, उन्होंने कौन से कोई झंडे गाड़ लिए वो सब कुछ करके? यूक्रेन के लोग ही मरवा रहे हैं ना वो, और क्या कर रहे हैं उसके? हम नहीं। और हमारा एक और भी मुद्दा है इसमें चित्रा जी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि भाई ये युद्ध अगर चलते रहा और अगर रूस के ऊपर इसका असर पड़ा, तो वो हमारे जो सामरिक इंटरेस्ट हैं उसके भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रूस अगर ज्यादा कमजोर होगा तो वो चीन के पलड़े में और ज्यादा उसका हिस्सा जाएगा, और वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। तो हम एक ऐसी रणनीति या एक कूटनीति फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारे भी जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो, रूस के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, और जो है इसके बारे में भी कोई निवारण निकले। हालांकि चीन की ओर से बयान यह आया है कि पश्चिमी देशों की ज्यादा निगाह भारत और रूस के संबंधों पर टिकी हुई है, चीन को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इस बयान के मतलब मायने क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन रविंदर सचदेव जी आपके पास आते हुए, सुशांत सरीन जी ने जो बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बगल में बैठकर पुतिन को युद्ध के बारे में समझाना, यह बताना कि युद्ध के मैदान पर शांति वार्ता नहीं हो सकती है, वार्ता के जरिए ही समाधान होगा और भारत हमेशा साथ में खड़ा हुआ है। यकीनन एक मित्र ही दूसरे मित्र को समझा सकता है और युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। भारत ने दो टूक इस बात को न सिर्फ कहा बल्कि पुतिन की ओर से इसको स्वीकार भी किया गया कि यूक्रेन संघर्ष के मामले में भारत की ये जो पहल है, ये जो कोशिशें हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। तो इन दोनों ही बयानों को किस तरह से देखा जाए? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों बयानों को मेरे ख्याल से इसके एक अलग लेवल पे भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिकेट करती है विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स का हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन हो गया है कि अगले 5 वर्षों तक रशिया के साथ हम स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप रखेंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है, राइट। सबसे पहली विजिट अपनी आउटसाइड इंडिया टू रशिया, ये समिट नॉर्मली दिसंबर के महीने में होती है, राइट, बट पहली करनी थी तो जो भी रीजन रहा होगा हो गई है, बाय चांस है बट प्लान से होता है। सबसे बड़ा दुनिया को ये सिग्नल जा रहा है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलेगा, एंड रशिया, हमें दिखता है कि हमें बहुत फायदा है रशिया के साथ और रशिया को भी फायदा है, जैसे सुशांत जी बोल रहे थे। तो दैट्स द बिगर वन। यूक्रेन वॉर अभी अलग में भी चाइना को क्या है, और रशिया चाइना भी अगेन, रशिया चाइना के खेमे में जाता जा रहा है। रशिया को एक स्ट्रॉन्ग हेवी वेट दूसरा अगर पार्टनर मिल जाए जिसके चलते रशिया अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर पाए। आज की तारीख में चाइना उसकी फैक्ट्री बन गया, कारें, इंजन, ये वो हाईटेक छोड़िए, रशिया को एक दूसरा स्ट्रॉन्ग पार्टनर डेप्थ में अगर मिलेगा, रशिया को डिपेंडेंसी कम होगी। हमें यह फायदा है कि अगर रशिया से हमारे रिश्ते स्ट्रांग रहे, बढ़े, तो रशिया चाइना की तरफ कम झुकेगा। तो ये चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्युटली है और वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से इंडिकेट करता है दुनिया को। देखिए, वेस्ट का पूरा प्रयास था रशिया को कंप्लीटली आइसोलेट कर दो, राइट, उसकी इकोनॉमी डिग्रेड करो, उसकी मिलिट्री डिग्रेड करो। ये इंडिकेट करता है कि रशिया आइसोलेट नहीं हुआ है दुनिया में, जबकि भारत जैसा भारी भरकम देश रशिया से अपनी कोऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है। लास्टली रही बात यूक्रेन वॉर की, यस डेफिनेटली हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और जहां तक रही बात यूएन चार्टर की जो आप यूएस कह रहे हैं, बिल्कुल हम उस पर एग्री करते हैं। प्रॉब्लम है यूक्रेन वॉर यूएन ने कहा सैंक्शन करी है, मतलब अप्रूव करी है,
देखिए ना, ये जो भी सैंक्शंस हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका और नेटो कंट्रीज की अपनी उनकी पॉलिसीज हैं जो दुनिया में वो डाल रहे हैं। हम तो कहते हैं यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशन शुड बी स्ट्रांग, मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो ये वो इंडिकेट करता है भारत की एक फॉरेन पॉलिसी। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक जी, जो बातें पीएम की ओर से कही गई हैं उनमें सबसे बड़ा टेक अवे आपको क्या दिखाई देता है? और इसी के साथ ही साथ चूंकि यूएन चार्टर का जिक्र यहां पर अमेरिका की ओर से किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में रूस के राष्ट्रपति के सामने यूक्रेन मसले पर अपनी बात रखी वो भी बेहद अहम हो जाती है। देखिए, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है, जो पहले भी उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, उसी को घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड, बंदूकें और लोग मारने से कुछ नहीं हो। तो ये तो बड़ा क्लियरली बता दिया है, और इसमें मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को मैसेज चला गया है कि इंडिया एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले चुका है। और दूसरा तो हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, न्यूक्लियर है, स्पेस है, ट्रेड है, एनर्जी है, एनर्जी का कैसे हम मैनेज करेंगे, हमने इतनी तेल और गैस खरीदी है, या अभी जितना पैसा हमारे पास आ गया उसको वापस कैसे करेंगे, या कैसे ट्रेड होगा, ये सब बातें हैं बायलैटरल। एक मैसेज और भी प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश करी है कि देखिए, आइसोलेशन से रशिया को आप काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल। और रशिया, ये क्या वेस्टर्न कंट्रीज जो है, क्या वो इतिहास भूल गए हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास भूल गए हैं? रशिया ने, बिना रशिया के क्या वो जीत सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ये सब जो है ना, ये इनकी एरोगेंस का एक, व्हेन एरोगेंस टेक्स ओवर पॉलिसी मेकिंग, then you have a problem, because this is what has happened in the western camp. तो ये लोग बलि का बकरा बना चुके हैं यूक्रेन को, लोग उनके मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, भाग रहे हैं लोग देश से, पर वो उनको फिर भी सामान दिए जा रहे हैं कि आप लड़ते रहो, मरते रहो। ऐसे तो कोई सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने एकदम ठीक कहा कि आप ये बंदूक से सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, सोल्यूशन तो डिप्लोमेटिक मेथड है। ये तो हम कहे जा रहे हैं, ये तो हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। तो ये जो एरोगेंस वेस्ट दिखा रहा है, इससे और भी क्षति हो रही है सबको, पूरे दुनिया को क्षति हो रही है। तो वो अपने हाई हॉर्स से जब नीचे उतरेंगे थोड़ा, तब समाधान निकलेगा। लेकिन वो कब उतरेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर प्रसाद जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज ये जो पहल की है, देखिए पश्चिमी देशों के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, और यकीनन यूक्रेन में किस तरह की तबाही हमने देखी है पिछले 2 साल में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन कोई भी देश, अगर हम भारत की बात छोड़ दें, तो गंभीर होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जो बार बार पुतिन के सामने या रशिया के सामने ये बात रखे कि वार्ता के जरिए ही समाधान संभव है, युद्ध के मैदान में कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। आज प्रधानमंत्री ने ये जो बड़ा स्टैंड लेकर अपनी बात कही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी, जिसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, इस विजिट से 2-3 बातें बड़ी क्लियर हो रही है, जो अभी स्पीकर्स बोल चुके मेरे से पहले, मैं उनसे सहमत हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग। बिल्कुल। ये ऐसी साइड में जो मीटिंग हो जाती है, स्टेज की साइड में मीटिंग हो गई, कोई पले हुए मीटिंग हो, ऐसी मीटिंग नहीं है। ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का मतलब है डेलीगेशन टू डेलीगेशन लेवल टॉक एंड लीडर्स टू लीडर्स टॉक। उसमें जो बातें होनी है वो एजेंडा में शामिल की गई है। ये जो यूक्रेन की बात है ये शामिल है, जो हमारे रशिया में अंदर 100 करीब जो लोग चले गए वो शामिल है, जितना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है वो शामिल है, जितनी हमारी मिलिट्री एड चल रही है, जो मिलिट्री डेवलपमेंट हो रही है वो शामिल है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस दैट स्ट्रक्चर टॉक मीन्स कि जो जो बातें होनी है उन पे पहले से ही स्टाफ वर्क कर चुका है, और अभी 8-10 घंटे के अंदर या 12 घंटे के या 20 घंटे के अंदर MOU साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत चीज़ों पर पहले ही रजामंदी हो चुकी है। सिर्फ ये लीडर्स का एक नोट चाहिए, लीडर्स का एक अप्रूवल चाहिए, लीडर्स की एक बैठक में बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहिए अपने डेलीगेशंस के साथ कि इसको आप MOU में शामिल कीजिए। सबसे बड़ी बात जो आज हो रही है, और सब स्पीकर्स ने कहा भी है, कि यूक्रेन वॉर, इस पे देखिए सबका विचार यही है कि यूक्रेन की बर्बादी हो रही है।
और इसको पिछले 2 साल 2022 जो मीटिंग हुई थी एससीओ की, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। मेरे ख्याल से जो कल बम्बार्डमेंट हुई है जिसमें कुछ बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद जिक्र हुआ है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और सबसे बड़ी, अगर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए कि जो पुतिन साहब इस समय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उन्होंने टाई तक नहीं लगाई है। ये भी एक मैसेज देता है कि इट्स वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ मीटिंग, इनका बड़ा खुल के बात होने वाली है। और जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री का जो अभी बयान देखा, जिसकी आप फोटो दिखा रही हैं, उसमें उन्होंने कहा गपशप रहेगी। So these are very important indicators to say कि what is the level of understanding between the two people। उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, और दोस्ती इस मारे और नजर आ रही है क्योंकि उन्हें मालूम है कि किन किन विषयों पर बात करनी है और किन विषयों पर डिसीजन होना है। भारत की रशिया के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है। 1971 वॉर के टाइम में भी आपने देखा होगा कितनी हमारी दोस्ती थी और किस तरह से रशियन की जो ट्रीटी हुई थी वो हमें यूजफुल हुई थी। आज की तारीख में भी भारत सेना के अंदर रशियन इक्विपमेंट इज प्रीडोमिनेंट। हालांकि काफी इक्विपमेंट पिछले दिनों में कोई वेस्टर्न कंट्री से भी लिया गया है, लेकिन आज की तारीख में भी लाइसेंस प्रोडक्शन चल रहा है। T-90 का, Su-30 का प्रोडक्शन चल रहा है, AKF-23 का प्रोडक्शन चल रहा है, S-400 को हमें दिया जा रहा है। सो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ग्रेशनकोव जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारे विक्रमादित्य में है। हमारे पास उनके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। बाकी सब चीजें तो सबने कही दी कि हमें ऑयल मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इन विजिट्स के बारे में कि इंडिया इज टुडे हैविंग एन इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल, हमारी जिस जगह पर हमें फायदा होता है हम उस तरफ बात करते हैं। हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ब्रिटेन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब नाटो एक तरफ खड़ा है और रशिया एक तरफ खड़ा है तो उसमें हम ठीक बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक समय आएगा इन वेरी नियर फ्यूचर दैट इंडिया विल बी परहैप्स द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल परहैप्स बी द लीडर who will bring about a peace resolution, hopefully मुझे लगता है कि ये बड़ा it's a very good possibility। हालांकि हम लोग अभी स्विट्जरलैंड में गए भी नहीं थे और वहां पे हमने और समझने की बात है कि जितने रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए उसमें इंडिया एब्सटेन्ड। इंडिया डज नॉट सपोर्ट दिस वॉर। तो सबसे बड़ी बात इस समय सब दुनिया यही देख रही है कि यूक्रेन की वॉर के बारे में, लेकिन इंडिया के साथ। और आपने एक और बात देखी होगी आज की मीटिंग में कि जो न्यूक्लियर एग्जीबिशन हो रही है उसमें पुतिन साहब प्रधानमंत्री के संग गए हैं। देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। दिस इज अनदर शो ऑफ फ्रेंडशिप, शो ऑफ डेफिनेट कोऑपरेशन। आप देखिए ना, अगर वैसे कोई फॉरेन डिग्नेटरी आएगा तो उसके संग ऑफिशियल चले जाएंगे एग्जीबिशन दिखाने, लेकिन इस समय पुतिन साहब खुद गए प्राइम मिनिस्टर के संग। That is another great indicator from the point of diplomacy and friendship between the two people and the two countries। ये तस्वीरें, और यहाँ पर भी उन्होंने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया था, जिसको खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत में दोहराया है कि खुले मन से हमने बातचीत की और राष्ट्रपति पुतिन ने उन बातों को सराहा भी है। ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि एक तरफ नाटो की बैठक चल रही है, अमेरिका की ओर से बार बार हिंदुस्तान से कहा जा रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की बात जरूर रूस के राष्ट्रपति के सामने कहेगा। यूक्रेन के अपने अलग यहाँ पर तमाम तरह की बातें हैं जो वो मोदी के जरिए कहलवाना चाहता था, लेकिन आज भारत ने साफ कर दिया है कि युद्ध के जरिए शांति के रास्ते को तय नहीं किया जा सकता है, वार्ता ही वो एकमात्र मंच हो सकता है और भारत इसके लिए तैयार है। सुशांत सरीन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कल से लेकर आज तक, और पुतिन के साथ तकरीबन 8 से 9 घंटे तक का वक्त अब तक नरेंद्र मोदी गुजार चुके हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये भी है, देखिए ऑस्ट्रिया, क्योंकि इस दौरे के बाद वो सीधे ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं, वो देश जिसने 2 दिन पहले ही यहां पर रूसी राष्ट्रपति की आलोचना की है। तो यहां पर एक तरह का ये जो बैलेंस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान की ओर से भी, इसको लेकर कैसे आगे बढ़ता हुआ यहां पर नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग, मेरे ख्याल कूटनीति का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और आप अननेसेसरली दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ते। मेरा मानना तो ये है कि जिस तरीके की बातचीत कल हुई है उससे तो एक लिहाज से मोदी जी ने एक दरवाजा खोल दिया है पश्चिमी देशों के लिए और रूस के लिए कि भाई अगर कोई समझौता हो सकता है तो आप कर सकते हैं। एक दरवाजा जरूर खुला है जिस तरीके की बात हुई है कल। मेरी अपनी फीलिंग ये है कि शायद एक दरवाजा खुला है।
अब उसमें भारत कोई भूमिका करता है, भारत कोई मैसेजेस एक्सचेंज करता है। ऑस्ट्रिया जैसी जगह पे जाके वियना में एक जरूर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज करने के, कि भाई वहां पर ये हमको पता लगा है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शायद वो भी एक पर्पस है। लेकिन साथ ही साथ देखिए चित्रा जी, आप ये देखें कि जब से ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, उन्होंने क्या किया है कूटनीतिक स्तर पे। पहली चीज, शपथ ग्रहण पे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके हेड ऑफ स्टेट को बुलाया, उन सबके साथ बातचीत की, एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आपने अपना प्रतिबिंब बनाया। दूसरा क्या कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो G20 में गए, जो पहला मल्टीलैटरल समिट है, और G8 जो है वो पश्चिमी देशों का एक गठजोड़ है, और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और खुले दिल से पार्टिसिपेट किया और अपनी जो वहां पर अपनी जो पोजीशन है उसकी दावेदारी लगाई वहां पर आपने, और उनके साथ अपना क्लोजनेस दिखाया। और तीसरा कि बायलैटरल लेवल पे हम रूस के साथ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रूस के साथ गए हैं तो वो ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं, वहां पर भी बात करेंगे। एक न्यूट्रल देश है लेकिन है पश्चिम के साथ लगा हुआ वो ऑस्ट्रिया देश है, वहां पर एक कूटनीति का सेंटर है और हमसे बेहतर जानते हैं। और वियना एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे मैसेजेस आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल वो भी एक पर्पस होगा, और भारत एक लिहाज से एक और संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि हमारी घनिष्ठ मित्रता है रूस के साथ, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिम के साथ कोई फड्डा लेने को तैयार हैं। पश्चिम के साथ हम कोई लड़ाई के मूड में है, ऐसी बात नहीं है। हम वो भी एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और पश्चिम के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब वो आगे कैसे बढ़ेगा, यहीं से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, आज अगर विश्व मंच पर भारतीय कूटनीति कारगर साबित हो रही है तो उसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का बढ़ता भरोसा बड़ी वजह है, और ये भरोसा एक दिन में नहीं बना है। मिसाल के तौर पर भारत की एक अहम कामयाबी का रूट मैप हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से 45 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा है, और ये सौदा जारी है। लेकिन इससे भी आगे एक अच्छी खबर यह है कि भारत और रूस के बीच सीधा उत्तर दक्षिण गलियारा सक्रिय हो रहा है, जिसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। इसी रास्ते से रूसी कोयला लेकर 2 रेल मालगाड़ियां अब ईरान के रास्ते चाबहार पोर्ट तक आ रही हैं। ये जिस रूट का इस्तेमाल कर रही है उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। अब आपको इस रास्ते का अंतर्राष्ट्रीय महत्व जल्दी से बता देते हैं। INSTC करीब 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, देखे यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस रूट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से ये कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेंगी, यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी, और जहां पर समुद्री रास्ता होगा वहां पर समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो नया रूट है इसका हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि INSTC ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है, और ये व्यापार बहुत मायने रखता है। ये भारत के व्यापार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसे चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के तौर पर देखता है। और यहां पर हम आपको उस मैप के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिर ये जो नया रास्ता है वो भारत को रूस के और नजदीक लेकर आने वाला है। अगर भारत INSTC के लिए चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना शुरू कर देता है तो ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, कपड़ा और रत्न और आभूषण को बहुत लाभ होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस इस रास्ते का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। इसकी मदद से भारत सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही इससे चाबहार का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिसका मैनेजमेंट इस समय भारत के जिम्मे है। खास बात यह है कि इससे दोनों देशों के व्यापार कारोबार में तेजी तो आएगी ही,
क्योंकि मौजूदा स्वेज रूट से माल की आवाजाही में 45 से 60 दिन का वक्त लग जाता है, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से 20 से 25 दिन का ही वक्त लगेगा और यूरोप तक भारत की पहुंच भी आसान हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में कहा है कि रूस के पश्चिमी हिस्से के अलावा रूस के पूर्वी दक्षिणी समुद्री शहर व्लादिवोस्टिक से भी भारत तक समुद्री रूट के जरिए भी जुड़ने जा रहा है, जिनमें चेन्नई पोर्ट तक नया रूट तैयार किया जाएगा। अब हम चेन्नई, व्लादिवोस्टोक, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सीधे आपसे ये सवाल जिसका जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो रूट जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसके मतलब मायने आप अपने शब्दों में कैसे समझाएंगे? देखिए, हमने जो ये रूट का जो कंसेप्शन था, ये किस लिए हुआ ये समझने की जरूरत है। वो हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो हमारे बीच और सेंट्रल एशिया के बीच में खड़ा है, वो अलाउ नहीं करता ट्रेडिंग, डायरेक्ट रूट नहीं देने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, उनका तो हॉस्टाइल एटीट्यूड है कि इंडिया के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करना है। तो हमें ऑल्टरनेट रूट के लिए ईरान में जाना पड़ा। अब वो इसीलिए हमने वहां से किया, क्योंकि अफगानिस्तान जाने में भी हमको वहां से सुविधा होता है, तो उनको सामान लेना आना, ट्रेडिंग करना सुविधा होता है। जैसे उसके बाद हमने एक और कंसेप्शन किया है, वो आपको पता होगा जी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये भी है। ये बेसिकली जो है कनेक्टिविटी इश्यूज है फॉर ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ट्रेडिंग जो चल रहा है उसको अगर हम, जैसे वहां पे सऊदी अरेबिया से आगे रेलवे लाइन बनेगा और फिर हमारे जो माल है उससे उस लाइन से यूरोप तक जा सकता है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे चाइना ने BRI बना रखा है कि आप सब जुड़ जाइए, हम सबको जोड़ के, पर उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि वो सबको चाइना के अपने उंगल में मतलब बांध ले, ट्रैप डिप्लोमेसी कर ले, पर वो हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ कॉरिडोर इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग के लिए। जी, आप रविंदर सचदेव जी, आपके पास आते हुए, पिनाक जी ने जहां से अपनी बात खत्म की है वहीं से आगे बढ़ाते हुए, लेकिन चाइना की ये सिल्क रूट के मुकाबले ये जो नया रूट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और देखिए, समय जो पहले लगता था और जो अब लगेगा, उसमें भी काफी बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। Oh, thank you. Absolutely, बड़ा फायदा होगा। आई मीन फ्रेट का कॉस्ट कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, सब है इत्यादि इत्यादि। पर इन पटरियों पर ट्रेड तब चलेगा जब हम दोनों देशों का ट्रेड बढ़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के सामने इस समय, और मोदी जी और पुतिन के सामने इस मीटिंग में आई थिंक नंबर 1 एजेंडा में से एक होना चाहिए ट्रेड बैलेंस। हमारे पास करीब 66 बिलियन का बायलैटरल है, हम 4 या 5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 60 बिलियन डेफिसिट है। उस 60 में से करीब 30-40 बिलियन रशियन पैसा इंडिया में फंसा हुआ है, रशियन तेल कंपनियों का, कच्चे तेल की। अब अगर हम वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2-1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, रशिया भी और हम भी, रूपी रूबल ट्रेड कैसे करें, नहीं हो पा रहा है। रशियन ऑयल कंपनीज अब कह रही हैं कि हम तेल आगे कब तक सप्लाई करेंगे। भाई वो तो तेल कंपनी, इमेजिन कीजिए इंडिया की इंडियन ऑयल है, वो तेल भेज रही है किसी देश को, अब उसके पास पैसा वापस नहीं आ रहा, वो तो कह रहे हैं मुझे तेल का पैसा दो। अगर ये नहीं आएगा तो आने वाले वक्त में हमारे तेल की जो हमें लीवरेज मिल रहा है उसमें मुश्किलें आएंगी। तो सबसे पहली चीज है, और ट्रेड जो चल रहा है 4 बिलियन से 4.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इन कॉरिडोर्स का फायदा तो डेफिनेटली आप जब लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इत्यादि चीजें होंगी। बट एक स्ट्रक्चरल लेवल पे सबसे पहले हमें ये पेमेंट मैकेनिज्म को सॉल्व करना है, दैट इज वन। सेकेंडली, क्विकली चाइना और वेस्ट की जो बात हो रही है, देखिए इंडिया जो वेस्ट को बोलता है कि अगर मैं स्ट्रांग होऊंगा तो तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है चाइना को काउंटर करने में, मैं तुम्हें ज्यादा मदद कर पाऊंगा। इंडिया वेस्ट को यह भी बोलता है अगर रशिया स्ट्रांग हुआ, रशिया चाइना के खेमे में कम गया, तब भी वेस्ट को फायदा है, क्योंकि चाइना और जब वेस्ट का आपस में अगर मानो फेस ऑफ हुआ तो रशिया शायद उतना क्लोज नहीं होगा चाइना के। दैट्स द सेकंड थिंग, राइट।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने भी अब कोलिंग ने मेंशन की, गंगा वोल्गा। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है लॉन्ग टर्म रशिया और चाइना में। रशिया पुतिन के अंडर रिलीजियस कंट्री बनता जा रहा है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, पुतिन तो कहते हैं तो रिलीजियस वॉर है गॉड क्रिश्चियनिटी की। उधर चाइना है जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, जो गॉडलेस है। तो रशिया और चाइना का लॉन्ग टर्म में अदर देन इनकी आपस की जो डिफरेंसेस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो रशिया के लिए एक और भी फायदा है कि इंडिया के साथ ये जो गंगा वोल्गा कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी का, इसकी बड़ी डेप्थ है रशिया में और हमारे में भी, राइट, उसको करना। व्लादिवोस्टॉक की जहां तक आप बात कर रही थी, यस, व्लादिवोस्टॉक रशिया के माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पुतिन तो कहते हैं व्लादिवोस्टॉक हमारा थर्ड कैपिटल है। सेंट पीटर्सबर्ग एक होता था इनका शुरुआत में, फिर मॉस्को, अब व्लादिवोस्टॉक। अभी इन्होंने अपने एशिया फोरम में क्लियरली कहा है। तो रशिया अपनी इकोनॉमी को मेजर रूप से व्लादिवोस्टॉक या साइबेरिया की तरफ पुश भी कर रहा है। तो वो कनेक्टिविटी भारत के साथ चेन्नई आएगी, डेफिनेटली हमें ऑयल एंड अदर कमोडिटीज फ्रॉम साइबेरिया वगैरह का हमें बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, एडवांटेज मिलेगा और शायद इसी बात को भारत समझता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और बड़ी बातें कही गई। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए चीन को लेकर हिंदुस्तान के अपने तमाम तरह के कंसर्न हैं, लेकिन आज ये जो वार्ता हो रही थी, इस पर चीन की ओर से बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आई। उसने कहा कि पश्चिमी देशों को इस पर ज्यादा आपत्ति हो सकती है, चीन को नहीं है। तो उसके इस बयान के मतलब क्या समझे जाए? ये मतलब बिल्कुल साफ है। आपने सही कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड तो बड़ा परेशान है, लेकिन चाइना इससे परेशान नहीं है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडिया। आज हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मनी चल रही है वो चाइना के संग, सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो चाइना के संग है। लेकिन चाइना का ये बयान हमारे लिए एक बड़ा इंडिकेटर है कि हम अगर रशिया भी इसमें साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट करे, पता नहीं इसके बारे में बात हुई होगी कि नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो शायद गुप्त रूप से हुई होगी, कि इंडिया मस्ट हैव डेफिनेटली सेड, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जरूर बताया होगा कि चाइना के संग हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इसको किसी तरीके से सुलझाना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते किसी प्रकार से वॉर हो, दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। तो शायद ये बात हुई होगी, और हुई होगी तो इसमें चाइना का रूप जो आप दिखा रही हैं वो सही दिख रहा है कि यस, चाइना को कोई आपत्ति नहीं है। और चाइना तो लगातार कहता रहता है कि हम तो ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं, बॉर्डर को बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इंडिया कहता है बॉर्डर को आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा, तभी ट्रेड आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड इंडिकेटर। जो चाइनीज स्टेटमेंट आया उसका अगर हम ज्यादा छानबीन करें तो हो सकता है कि समथिंग पॉजिटिव मे बी ब्रूइंग माने कि शायद इसकी छोटी मोटी बातचीत हो रही हो। तो मैं समझता हूं कि इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट and we should encourage it. We should use Russia as a possibility to see that yes, we have peace. And एक बात और आपने देखी होगी, जितना भी रशियन इक्विपमेंट भारत को मिलता है, जो यहाँ लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो टेक्नोलॉजी रशिया से इंडिया को आती है वो इंडिया के पास ही रहेगी, वो चाइना के संग शेयर नहीं की जाएगी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव comment from Russia. Whatever technology R&D that they are sharing with India will not be shared with China, which means that they fully understand our requirement of military technology, military R&D, which is also a very positive signal to say that हमारी चाइना की रिलेशनशिप को रशिया अच्छी तरह से समझता है, और ये समझता है कि यहाँ भी लड़ाई ना हो तो अच्छा है, इनके किसी तरीके से बातचीत हो जाए। सो आई थिंक इट्स ए विन-विन सिचुएशन एट द मोमेंट, और ये बड़ी भारी डिप्लोमेटिक सक्सेस नजर आ रही है मुझे तो उम्मीद करते हैं कि शायद इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छे ही निकलेंगे।